आओ साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने की कोशिश करते हैं इस विशेष वीडियो में। मेरा नाम है विवेक, आपका स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। संज्ञान करो अपने पथ का, फिर करो विजय से अनुबंधन। बुद्धि का हो समुचित विकास, अभिप्रेरित हो अपना तन मन। यह स्वैर कल्पना मात्र नहीं, यह है यथार्थवादी चिंतन। आगामी प्रतियोगी परीक्षा में हो श्रेष्ठ परीक्षा निष्पादन, हमारा श्रेष्ठ निष्पादन हो, इसके लिए कलाम टीम कटिबद्ध है। आप भी पूरी तरह से सन्नद्ध और तैयार रहिए। हम मिलकर फतेह करेंगे और मिलकर विजय श्री का वर्ण करेंगे। आइए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम समझ रहे थे। हमने इससे पहले उन अवधारणाओं को समझ लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाओं को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पियाजे साहब एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्वयं को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहते थे। अल्फ्रेड बिने के असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया है। बड़े ही इंटेलिजेंट थे। लगभग 5 दशक का शोध है जिसको हम इन 4 अवस्थाओं के रूप में पढ़ते हैं। ये सारी अवस्थाएं क्रमिक होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। ये सारी अवस्थाएं सार्विक होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। इनमें से किसी को टाला या छोड़ा नहीं जा सकता। तो आइए एक एक करके पियाजे की इन विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की इन अवस्थाओं को आप पढ़ें, मैं आपको एक बहुत छोटा सा सूत्र पकड़ा रहा हूं, उसको जरूर याद रखिएगा कि हम जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, इन 4 अवस्थाओं को जो हम पढ़ते हैं, यह संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है। आखिर इन अवस्थाओं में हम पढ़ते क्या है? तो याद रखिए, संज्ञान का मतलब है कैसे आप चीजों के बारे में, विषय के बारे में, संप्रत्यय के बारे में जानते हो। तो ज्ञान व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है, उसका विकास कैसे होता है, इसी को संज्ञानात्मक विकास समझाता है। तो आइए एक एक करके हर एक अवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अवस्था आती है साथियों, वो है संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो संवेदी गामक अवस्था है साथियों, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पहले एक बार अवस्थाओं को समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। संवेदी गामक अवस्था जो होती है, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक? जन्म से 2 वर्ष तक। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज। वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक। कई पाठ्य पुस्तकों में ये 7 से 12 वर्ष भी लिखी हुई मिलेगी, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अंतिम आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से है 15 वर्ष तक। अब ये जो स्लाइड में आप 4 नाम इस वक्त देख रहे हो ना साथियों, इन्हीं चारों नामों से 2021 के रीट के लेवल 1 का एक क्वेश्चन निकल कर आया था। मैं वो क्वेश्चन आपके सामने दोहरा देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेवल 1 का। पूछ रहे थे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। यह क्वेश्चन लेवल 1 में इस साल आया था। और क्या है उसका आंसर? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं संवेदी गामक अवस्था को। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है, इस अवस्था की 6 उप अवस्थाएं भी हैं। कितनी उप अवस्थाएं हैं? 6 उप अवस्थाएं हैं। आइए एक एक करके डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था के बारे में 2 बात लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहली चीज, जन्म से 2 वर्ष याद रहेगा। उसके बाद आप ये याद रखिएगा कि बालक जो भी चिंतन करता है, जैसा भी चिंतन करता है, उस चिंतन में ज्ञानेंद्रियों की भूमिका होती है। यानी बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के जरिए सोचता है। बालक चीजों को छूकर, पकड़कर, मुंह में रखकर इस तरह से संज्ञान का निर्माण करता है। तो चिंतन में ज्ञानेंद्रियों की भूमिका होती है। ज्ञानेंद्रियों की भूमिका, पहली बात। तो दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा यहां पर, वो ये है कि वह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा है तो किसके जरिए कर रहा है? छूकर, पकड़कर। तो प्रत्यक्ष
अनुभव द्वारा संज्ञान का निर्माण होता है। इतनी सी बात याद रहेगी, होता है। इस अवस्था को पियाजे कितनी अवस्थाओं में बांटते हैं? 6 उप अवस्थाओं में। पहली उप अवस्था है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, जो कि जन्म से 1 माह तक होती है। दूसरी आती है प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, जिसको हम कहते हैं 1 से 4 माह तक जाएगी। फिर आती है गौण वृत्तीय सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, 4 से 8 माह तक। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, 8 से 12 माह तक। उसके बाद तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, 12 से 18 माह। और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, 18 से 24 माह। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 6 उप अवस्थाएं पियाजे की प्रमुख उप अवस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आइए अब एक एक करके इन सभी अवस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्थाओं की। प्रतिवर्त का मतलब आप जान चुके हैं कि प्रतिवर्त क्या होते हैं। हमारे द्वारा सहज प्रतिक्रिया, इन्नेट प्रतिक्रिया, अभिजात प्रतिक्रिया, जैसे जम्हाई लेना, जैसे तेज रोशनी पड़ने पर आंखें मिचकाना, जैसे छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है, मोरो रिफ्लेक्स वगैरह, ये सब मानसिक विकास में हमने वीडियो के जरिए समझा है। एक एक का वीडियो मैंने आपको एप्लीकेशन पर दिखाया है, ठीक है, तो आप उसके जरिए प्रतिवर्त को समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अवस्था के अंग्रेजी नाम की, तो इस अवस्था को कहते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। याद रखिएगा एक पॉइंट, बालक मुख्यतः प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। भाई संज्ञान तो कुछ बना ही नहीं ना, जन्म हुआ है अभी तो अभी तो जो भगवान ने ही पहले से सिस्टम फीड करके भेजा है उसी के जरिए काम चलेगा। तो जन्म से 1 माह तक वो कौन सी गतिविधियां करेगा? वो जो मूल प्रवृत्त्यात्मक गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां जो प्रतिवर्त गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को सबसे ज्यादा करता है। और इन्हीं प्रतिवर्तों में चूसने का प्रतिवर्त सबसे ज्यादा होता है। चूसने का प्रतिवर्त प्रमुख होता है। इन प्रतिवर्तों में कौन सा प्रतिवर्त प्रमुख होता है? चूसने का प्रतिवर्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सकिंग। सकिंग, ये प्रतिवर्त सबसे प्रमुख होता है। आप इस फोटोग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं। जन्म से 1 माह तक बच्चा मुख्यतः प्रतिवर्त क्रियाएं ही करता है। तेज रोशनी कमरे में सोता रहेगा, ट्यूबलाइट जलेगी तो आंखें थोड़ी सी मिचकाने लग जाएगा, तो ज्यादातर प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है। इसके बाद बच्चा आता है अगली अवस्था में, और अगली अवस्था है कौन सी? प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस या एक्टिविटीज, 1 से लेकर 4 माह तक। इस अवस्था के बारे में पियाजे ने अपनी रिसर्च में एक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है, चिल्ड्रन या फिर जो इन्फेंट हैज वॉलेंटरी कंट्रोल ओवर हिज और हर एक्शंस, यानी कि अपनी गतिविधियों, अपने एक्शंस के ऊपर, अपनी क्रियाओं के ऊपर उस बच्चे का ऐच्छिक नियंत्रण अब थोड़ा थोड़ा स्थापित होना शुरू हो जाता है। तो वॉलेंटरी कंट्रोल ओवर एक्शंस, ठीक है, ऐच्छिक नियंत्रण। अब इसको समझाने के लिए 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है।
प्रतिवर्त क्रियाएं दोहराई जाती हैं, क्योंकि देखो याद रखो, दोहराना मतलब बार बार चीजों को करना, और दोहराना ही स्कीम है। व्यवहारों का वो संगठित पैटर्न जिसे बार बार व्यक्ति दोहराए वही स्कीम कहलाता है। तो इन्हीं स्कीम के जरिए व्यक्ति धीरे धीरे अपने संज्ञान का निर्माण करेगा। दोहराई जाती है और एक दूसरे में परिवर्तित होकर समन्वित हो जाती है। या कई बार इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समन्वित होकर परिवर्तित हो जाती है। प्रतिवर्त क्रियाएं बार बार दोहराई जा रही हैं, यानी बच्चा अब अंगूठा चूसता चूसता, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा अपनी उंगलियां भी चूसने लग जाता है, या अपने थंब को अपने मुंह में रखने लग जाता है, या फिर कुछ इस तरह की चीजें उसको दे दी जाती हैं। तो इस तरह से इस अवस्था का नाम पड़ता है प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। इसके लिए शब्द, साथियों, इसके लिए शब्द प्रमुख क्यों पड़ता है? प्रमुख इसको क्यों कहते हैं? प्रमुख इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रतिवर्त क्रियाएं अभी इस अवस्था में प्रमुख होती हैं, क्योंकि यह क्रियाएं प्रमुख हैं। और इसको वृत्तीय क्यों कहते हैं? वृत्तीय इसको इसलिए कहते हैं साथियों, वृत्तीय कहने के पीछे कारण यह है कि ये क्रियाएं दोहराई जा रही हैं, तो दोहराव के कारण, बार बार रिपीटेशन के कारण इसको वृत्तीय या सर्कुलर कहा जाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज और कही है पियाजे साहब ने, ध्यान से सुनिएगा। ये मैं कुछ बातें जो आपको बता रहा हूं ये बहुत ऑथेंटिक बातें हैं। आप शायद हो सकता है इससे पहले आपने ये ना सुनी हो, तो आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसको समझिएगा। जो हमारा संज्ञान है, जिसको आपने एसिमिलेशन के जरिए चीजों को समझा है, अब आपको उसमें कुछ अकोमोडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि आपके स्कीमा में अपडेट करने की कोशिश में, संवर्धन करने की कोशिश में इस वीडियो के जरिए करूंगा। पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन कैन वेरी देयर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। जिस प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन होता है, अब धीरे धीरे व्यक्ति या बच्चा ऐच्छिक रूप से अपने व्यवहार को उसके हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, पर्यावरण के व्यवहार की प्रतिक्रिया में, पर्यावरण में के बदलाव की प्रतिक्रिया में, माफ कीजिएगा, व्यक्ति अपने व्यवहार को बदल सकता है, क्योंकि 1 से 4 माह का दौर है। इसलिए पियाजे ने एक स्टेटमेंट देते हुए यह बात कही कि इसी अवस्था में बच्चा जिस तरह से चम्मच या कुछ इस तरह की बिटकनी जिसको अपन कहते हैं, इस तरह के खिलौनों से जब खेलता है, तब जिस तरह से मुंह खोलता है, उसके मुंह खोलने का यह आकार और उसके मुंह खोलने का वो आकार जब वो मां के स्तन से दूध पीता है, इसी अवस्था में दोनों अलग अलग होते हैं। यानी बच्चा स्पून के लिए अलग तरह से मुंह खोलेगा और निप्पल के लिए अलग तरह से मुंह खोलेगा। और इसीलिए मैंने ये बात कही कि प्रतिवर्त क्रियाएं दोहराई जाती हैं। क्या कहा? मुंह खोलना एक तरह की प्रतिवर्त क्रिया थी, जैसे ही उसको कुछ खाने की या पीने की चीज मिलती थी तो, और बार बार दोहराते दोहराते क्या हुआ, क्योंकि मुंह खोलना सकिंग के अंतर्गत आता है, चूसने के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है, और वो एक दूसरे में परिवर्तित होकर इस प्रकार से समन्वित हुई, या समन्वित होकर इस प्रकार से परिवर्तित हुई कि अब बच्चा निपल के लिए या इस तरह के खिलौने के लिए या चम्मच के लिए अलग तरह से मुंह खोलता है, अलग तरह से मुंह खोलता है। तो यह भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि बच्चा निप्पल व चम्मच के लिए अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से मुंह खोलता है। ठीक है साथियों, यहां पर प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था भी हमने समझी। आइए चलते हैं अगली अवस्था पर। अगली अवस्था, इस अवस्था की खासियत क्या है?
इसको गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था कहते हैं, यानी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। आइए समझते हैं। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। देखो साथियों, इस अवस्था की खासियत क्या है? इस अवस्था की खासियत यह है कि इस अवस्था में बच्चा बैठना, वस्तुओं को उलटना पलटना यह सीख जाता है। बैठना वस्तुओं को उलटना पलटना सीख जाता है। बैठना सीख जाता है, वस्तुओं को उलटना पलटना सीख जाता है। तो वस्तुओं को छूकर, उलटकर, पलटकर, मार पीट कर वो कुछ ना कुछ करने की ऐसे कोशिश करता है। और यहां पर एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि बच्चा वो क्रियाएं करता है जो उसे मनोरंजक प्रतीत होती है। लिखो, बच्चा वह अनुक्रियाएं करता है जो उसे मनोरंजक प्रतीत होती हैं। मनोरंजक प्रतीत होती हैं, उन्हीं को ज्यादातर करता है। और इसके लिए पियाजे ने अंग्रेजी में एक शब्द लिखवाया था, बताया था, और वो था रीचिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। कैसे किया समझाता हूं आपको। पियाजे का एक बेटा था जिसका नाम था लॉरेंट। लॉरेंट के सामने पियाजे ने बहुत सारी गुड़िया रखी। लॉरेंट बैठा था, उसके सामने बहुत सारी गुड़िया रखी। अब हुआ क्या कि उन सब गुड़िया से अलग अलग किस्म की आवाज आती थी। लॉरेंट का हाथ गलती से एक गुड़िया के ऊपर पड़ा। अब वो गुड़िया के ऊपर पड़ते गुड़िया गिरी। गिरते ही उससे एक आवाज आई, मान लो कोई ऐसे कोई आवाज आई हो, छन जैसी कोई आवाज आई हो। अब लॉरेंट को आने लग गया भैया को मजा, तो वो बार बार उस गुड़िया को पीटता, ऐसे करके बार बार उस गुड़िया को पीटता। यहां से पियाजे ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस अवस्था में बच्चा वो अनुक्रियाएं करता है जो उसे मनोरंजक प्रतीत होती है। हमें क्या लगता है कि बच्चे को इस तरह अपने डॉल को या इस तरह किसी चीज को पीटने में मजा आ रहा है, जबकि उसको पीटने में मजा नहीं आ रहा। वो जब डॉल ऐसे पीट रहा है जमीन पर, खिलौनों के बच्चे ऐसे पीट पीट कर ही खेलते हैं, तो जिस तरह से वो पीट रहा है उससे जो ध्वनि निकल रही है ना, वो जो ध्वनि वो हाथ से भी करता है, तो ये जो ध्वनि निकल रही है ना, इस ध्वनि को सुनकर उसे मजा आता है। तो इसलिए इन्होंने रीचिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स की बात कही। पियाजे ने इसी अवस्था में जब अपने बच्चे पर यह प्रयोग किया, और प्रयोग के बाद पियाजे ने एक और बात कही कि बड़े जब उन बच्चों के साथ कोई खेल खेलते हैं तो उन बच्चों को बहुत अच्छा तो लगता है, किंतु वो सक्रिय रूप से उस खेल का भाग नहीं बन पाते। बच्चे सक्रिय रूप से बड़ों के द्वारा खेले गए खेल का भाग नहीं बन पाते, हालांकि उन्हें मजा बहुत आता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो जो पियाजे ने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया। वो था वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों के साथ उनके बड़े एक खेल खेला करते हैं जिसको पैट अ केक गेम कहते हैं। वो पैट अ केक गेम इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसी पैट अ केक गेम का उदाहरण उन्होंने दिया। पैट अ केक का उदाहरण देते हुए पियाजे ने कहा कि किस प्रकार से बच्चे इस अवस्था में खेलते हैं। देखिए, आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि एक मां है जो बच्चे के साथ खेल रही है। बच्चे को बड़ी हंसी आ रही है, मजा आ रहा है बच्चे को खेलते समय, लेकिन बच्चा स्वयं सक्रिय रूप से उस खेल का हिस्सा नहीं बन पा रहा। तो गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था हमने देखी। लॉरेंट के साथ जो प्रयोग था वो इसी अवस्था में हुआ था। ठीक है,
हालांकि लॉरेंट के साथ इसकी अगली अवस्था में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात अब अगली अवस्था में आएगी, उसमें भी लॉरेंट के साथ ही प्रयोग किया है पियाजे ने। आइए, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था भी समझ में आ गई, जहां बच्चा वस्तुओं को उलटना पलटना सीख जाता है और उनके साथ कुछ हाथापाई करने की कोशिश करता है, और उसमें जो चीजें उसको सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती है, वो उसके लिए बड़ी मनोरंजक होती है। आइए अगली अवस्था में चलते हैं, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। स्कीमेटा यानी स्कीमा का बहुवचन। यह अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस अवस्था में पियाजे कहते हैं कि उद्देश्य परक व्यवहार दिखने लग जाते हैं, यानी कि इंटेंशनल बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो दिखने लग जाता है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित उद्देश्य परक व्यवहार, इंटेंशनल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। पियाजे ने इस अवस्था को समझाने के लिए अपने बेटे लॉरेंट के साथ एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग को कहते हैं ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क। अब देखो भाई, पियाजे ने प्रयोग किया तो नाम हो गया ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क। अपने भी घर वाले ऐसे प्रयोग नहीं करते, बच्चे को खिलाते खिलाते कहते हैं कि देख बेटा ये एक गुड़िया है, बोला हाँ गुड़िया है, बच्चा ऐसे देखता रहता है और शुम बाबो लेगो तेरी गुड़िया। बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन ऐसी बात? तो अपन इसको कहते हैं बाबो लेगो। अब पियाजे बड़े आदमी थे तो इन्होंने लिख दिया ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो लिखो, पियाजे ने इस हेतु पियाजे ने ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क प्रयोग किया। अब ये ऑब्जेक्ट हाइडिंग प्रयोग क्या है? ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट हाइडिंग प्रयोग क्या है? ऑब्जेक्ट हाइडिंग प्रयोग कुछ नहीं है, पियाजे ने एक खिलौना लिया और उस खिलौने को बच्चे के सामने से करके उशुम यूं किया और एक चद्दर के नीचे छुपा दिया, चद्दर के नीचे छुपा दिया। प्रयोग हो रहा है लॉरेंट के ऊपर। लॉरेंट फिर घुटनों के बल चलता हुआ जाता है, पहले तो अपने हाथ से उस चद्दर को उठाता है और बाद में उस खिलौने को वापस पकड़ता है। तो पियाजे ने कहा देखो, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार था, उद्देश्य परक व्यवहार था, उस बच्चे को उस खिलौने के पास जाना था और उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए बच्चे ने दो प्रकार की स्कीम का प्रयोग किया। एक तो वो व्यवहार जिसके जरिए इसने चद्दर उठाई, और एक वो व्यवहार जिसके जरिए ग्रास्पिंग, याद है ग्रास्पिंग अपन ने प्रतिवर्त में पढ़ा था, उसका प्रयोग करके इसने अपने खिलौने को पकड़ लिया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्कीम और स्कीमा समन्वित होकर समस्या समाधान में सहयोग कर रहे हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के स्कीम, मैं फिर कह दूं, समस्या समाधान में सहयोग कर रहे हैं। अब यहां पर एक बड़े महत्वपूर्ण संप्रत्यय का जन्म करवाते हैं पियाजे साहब। पियाजे कह रहे हैं कि इससे पहले बच्चे के साथ जब प्रयोग कर रहे थे हम, 8 महीने का नहीं हुआ था उससे पहले, तो बच्चे के सामने जब ऐसे करते थे ना, शुम बाबा ले गया, तो बच्चे को लगता था कि सच में कोई बाबा है जो ले गया। अब बच्चे को ये लगने लग गया कि बाबा ये आदमी ही है जो बार बार इस तरह के बावड़ेपने कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चे के दिमाग में इससे पहले जो एक छवि थी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि आंखों से ओझल होने पर चीजें दिमाग से भी ओझल हो जाती है, वो चीज अब चली गई है। यानी अब चीज अगर आंखों से दूर चली जाए,
उसके बाद भी उसके दिमाग में उस वस्तु का अस्तित्व बना हुआ है। और पियाजे ने इसको टर्म को एक नाम दिया, इस संप्रत्यय, इस अवधारणा को नाम दिया क्या? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व के लक्षण पियाजे कहते हैं कि बच्चा जब 8 महीने का होता है तब नजर आने लग जाते हैं। यहां इससे पहले कि आपके दिमाग में डाउट आए मैं ही बोल देता हूं, आप कहोगे कि गुरुजी आप तो इससे पहले वस्तु स्थायित्व 18-24 माह पढ़ाते थे और आज आप 8 माह ही बोल रहे हो, तो मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं दोनों चीजें सही उस वक्त भी बोल रहा था और आज भी सही बोल रहा हूं, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दो। तो यहां पर क्या कहा पियाजे साहब ने कि बालक में वस्तु स्थायित्व के लक्षण दिखने शुरू हो गए। वस्तु स्थायित्व के लक्षण, के लक्षण। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसके नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब कि कोई चीज अगर आंखों से ओझिल हो जाए उसके बाद भी वो चीज हमारे अस्तित्व में बनी रहती है। लेकिन पियाजे इस बात को समझाने के बाद एक और बात कहते हैं कि यह जागरूकता दिखने तो लग जाती है बच्चों में, लेकिन अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। सिर्फ लक्षण अभी दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है उसकी बात करते हैं। देखो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में मानव विकास नाम का जो चौथा चैप्टर है 11वीं कक्षा की साइकोलॉजी की किताब में, उसमें भी लिखा हुआ है कि बालक में वस्तु स्थायित्व के लक्षण 8 महीने के बाद दिखने लग जाते हैं। लेकिन पियाजे कहते हैं ये पूर्णतः विकसित नहीं होते। वस्तु स्थायित्व अभी तक पूर्णतः विकसित नहीं होता। वस्तु स्थायित्व अभी तक पूर्णतः विकसित इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी उस बच्चे के अंदर ए नॉट बी सर्च की प्रधानता होती है। पूर्णतः विकसित नहीं होता, लक्षण दिखने लग जाते हैं किंतु पूर्णतः विकसित नहीं होते। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी ए नॉट बी सर्च की प्रधानता है। आप कहोगे कि ये नया टर्म क्या बता दिया आपने गुरुजी, हमने शायद इससे पहले नहीं सुना, तो मैं वो ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनो। ए नॉट बी सर्च का क्या मतलब होता है साथियों? ए नॉट बी सर्च का मतलब यह है कि बच्चा अभी तक आधा ही वस्तु स्थायित्व उसके अंदर आया है, पूर्णतः नहीं आया। मतलब कि बच्चे के सामने खिलौने को आपने लुकाकर ए स्थान पर रख दिया, ए स्थान पर आपने खिलौने को रख दिया, बच्चे के खिलौना छुपाया और शुम ऐसे करके और आपने एक ए नामक स्थान पर रखा। और अगर आप उस खिलौने को बी स्थान पर ले गए तो बच्चा अभी भी उस खिलौने को ए स्थान पर ही ढूंढेगा, वो बी स्थान पर नहीं जाएगा। खिलौने को अगर आपने वस्तु स्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क के जरिए एक स्थान पर छुपा दिया और वहां से दूसरे स्थान पर ले गए तो बच्चा अभी भी कौन से स्थान पर ढूंढने की कोशिश करेगा? पहले स्थान पर। इसी का नाम पियाजे ने दिया ए नॉट बी सर्च। और इस ए नॉट बी सर्च के कारण ही बालक के अंदर अभी भी पूर्णतः वस्तु स्थायित्व विकसित नहीं होता है। और विकसित कब होता है? यह विकसित होता है 18 माह के बाद में। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था के लिए पियाजे ने ऑब्जेक्ट हाइडिंग प्रयोग किया। किस पर? अपने बेटे लॉरेंट पर। देखो ये मैं क्यों प्रयोग पियाजे के आधिकारिक प्रयोगों के नाम आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर उन्होंने 3 पर्वत समस्या नामक प्रयोग का प्रश्न पूछा है। तो भाई पियाजे जिसने 50 साल अपनी रिसर्च में लगाए हैं, उसने केवल एक अहम केंद्रवाद को समझाने के लिए 3 पर्वत समस्या तो करी नहीं होगी, उसने सभी महत्वपूर्ण चीजों को समझाने के लिए कोई ना कोई प्रयोग किया होगा। तो यहां पर प्रश्न अगर आ जाए कि वस्तु स्थायित्व को समझने के लिए पियाजे ने कौन सा प्रयोग किया? पियाजे ने प्रयोग किया था ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क अपने बेटे लॉरेंट के ऊपर। आओ
आगे बढ़ते हैं और पांचवी अवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। पांचवी अवस्था है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो कि 12 से 18 माह तक होती है। स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बालक अब धीरे धीरे अन्वेषी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1.5 साल का होने वाला है, वो 12 माह से ऊपर चला गया है। 12 से 18 माह, 18 से 24 माह लास्ट की 2 अवस्थाएं बचती हैं। तो बालक इस 5वीं अवस्था में अन्वेषी हो जाता है और प्रयास त्रुटि के जरिए समस्या समाधान करता है। बालक का अन्वेषी व्यवहार प्रयास त्रुटि के जरिए के द्वारा समस्या समाधान में सहयोग करता है। समस्या समाधान में अन्वेषी व्यवहार सहयोग करता है। वो फिट करने वाले खेल, सरकाने वाले खिलौनों को खेल, इस तरह के खेल बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। और यहां पर इस वीडियो में मैं इस तरह के खेल की एक फोटो भी लेकर आया हूं। पियाजे ने कहा कि इस तरह के जो खेल होते हैं ना, जिसमें एक ऐसे बड़ा सा छड़ होती है जिसमें बच्चे कुछ इस तरह की गोलियों को फिट करते हैं। देखो, आपने भी घर में अगर इस तरह का कोई एक बच्चा होगा छोटा आपके घर में, तो आपने इस तरह का खेल देखा होगा। और इस तरह के खेल हमने भी अपने बचपन में खूब खेले हैं, जहां एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक ऐसे ब्लॉक्स फिट करने होते हैं। तो इस प्रकार के जो खेल होते हैं जिसमें प्रयास के एवं त्रुटि का इस्तेमाल होता है, इनके जरिए बालक अपनी समस्या का समाधान करता है, चिंतन के विकास की कोशिश करता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस अब धीरे धीरे पहले से बेहतर होता जाता है। वो जो A0B सर्च थी वो अब थोड़ी थोड़ी सी उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अन्वेषी व्यवहार प्रयास त्रुटि के जरिए चीजों को सरकाने जैसे खेल खेल सकते हैं। ठीक है, चीजों को सरकाना, चीजों को सरकाना, ब्लॉक फिट करना आदि खेल बच्चा खेल सकता है। ठीक है, इस प्रकार के खेल वो बालक इस अवस्था में खेलने लग जाता है। अब अंतिम अवस्था बचती है जो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। ल्यूसियाना के ऊपर प्रयोग किया था यहां पर इस अवस्था में, इस अवस्था की विशेषताओं को समझाने के लिए पियाजे ने। और इस अवस्था का अंग्रेजी में नाम है स्टेज ऑफ सर्चिंग न्यू मीन्स बाय मेंटल कॉम्बिनेशन। सर्चिंग न्यू मीन्स बाय मेंटल कॉम्बिनेशन। यहां पर जो चिंतन थोड़ा बेहतर होता है 18 से 24 माह के बीच में, तो यहां पर अब प्रयास त्रुटि के जरिए नहीं होता, यहां बालक वस्तुओं के प्रति अब चिंतन करना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले तो यह वर्ड लिखिए कि वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है। पहली बात तो वस्तु स्थायित्व का विकास इस अवस्था में हो जाता है। दूसरी बात, वस्तुओं के प्रति चिंतन आरंभ हो जाता है। कैसे होता है बताता हूं, अभी हो जाता है। ठीक है,
और इस चिंतन में जो चीज सबसे ज्यादा उपयोगी होती है वो होती है मानसिक प्रतिबिंब, प्रतिनिधित्व और संयोग। मानसिक प्रतिबिंब, प्रतिनिधित्व व संयोग, इन सब की भूमिका इसके अंतर्गत होती है। संयोग की भूमिका। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया था पियाजे ने? देखो, पियाजे ने कोई अलग प्रयोग नहीं किया, अपने घरों में बच्चे इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं, पर पियाजे ने किया तो नाम हो गया। घरों में अक्सर बच्चे इस तरह के गेम्स खेलते हैं, गाड़ी जो है उसको इस पर चलाएंगे, दीवार पर ऐसे करके, और जैसे ही गाड़ी मान लो इस पॉइंट पर पहुंची तो अब बच्चे क्या करते हैं? पी 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 पी, और गाड़ी की दिशा बदल देते हैं। फिर इधर आते ही ऐसे ही तो चलती गाड़ी। यानी कि पियाजे ने कहा कि जैसे ही गाड़ी मान लो एक जगह जा रही थी, ऊपर अड़ते ही गाड़ी के बच्चे को लगा कि यहां पर एक तरह का अवरोध है, एक तरह का अवधान है, माफ कीजिएगा, एक तरह का व्यवधान है। और अगर बच्चा इससे पहले की अवस्था में होता तो वो प्रयास त्रुटि के जरिए कोशिश करता इससे ऊपर जाने की, लेकिन अब बच्चा, क्योंकि अब चिंतन विकसित हो गया है, अब थोड़ा से मानसिक प्रतिबिंब भी बनने लग गए, क्योंकि इसके बाद तो सीधा पूर्व संक्रियात्मक में आएगा, पूर्व बाल्यावस्था में आएगा। तो यहां पर इसका मतलब अब धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में यह बात आने लग गई है कि यहां पर एक तरह का अवरोध है, एक मानसिक प्रतिबिंब बना और बच्चे ने अपनी गाड़ी की दिशा बदल ली। और इसी के जरिए उन्होंने कहा कि अब क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक तरह की छवि उस चीज के ना होने के बावजूद बन रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वस्तु स्थायित्व भी पूर्णतः विकसित हो गया है और बालक का वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ हो गया है। यानी प्रतिनिधित्वात्मक चीजें अब आने लग जाएंगी, अब प्रतिनिधित्वात्मक चीजें आने लग जाएगी। तो यहां पर पियाजे की संवेदी गामक अवस्था एक तरह से पूर्णतः समाप्त होती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जो कि 2 से 7 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि पूर्व बाल्यावस्था के समानांतर भी है। आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। याद रहेगी यह बात आपको, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में जो प्रश्न बन सकते हैं उनमें ज्यादा संभावना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रश्नों की ही हो सकती है। आइए अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने संवेदी गामक अवस्था की बात की थी तो हमने जाना था कि बच्चा अपना चिंतन विकसित करता है किसके द्वारा? बच्चा चिंतन विकसित करता है ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से, और यहां पर बच्चा चिंतन विकसित करता है प्रतीकात्मक गतिविधियों के प्रयोग से। भाई जैसे एक छोटा बच्चा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो बच्चा हर गाड़ी को पी पी कहता है, पी 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 पी, जीप, ड्रुन 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 ड्रुन, इस तरह से कुछ भी नाम निकाल लेगा वो बच्चा। उसको ये तो पता है कि ये सारे व्हीकल्स जो हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, इनमें कुछ तो ऐसी कॉमन चीज है जिसके कारण वो उसको पी पी या ढूंढ ढूंढ ऐसे कोई भी नाम ले रहा है, हाँ या ना? और उसके अंदर इतनी, लेकिन अभी समझ नहीं विकसित हुई है कि वो ये जान पाए कि इसको ट्रेन कहते हैं या इसको गाड़ी कहते हैं, इसको बस कहते हैं, इसको जीप कहते हैं, इसको कार कहते हैं, इसको मोटरसाइकिल कहते हैं। तो इसी प्रकार के संकेतों के जरिए, चिन्हों के जरिए, प्रतीकों के जरिए बालक चिंतन करता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां जो बनता है, सिंपल सा पॉइंट है कि संज्ञान का निर्माण, संज्ञान का निर्माण प्रतीकों, संकेतों व प्रतिनिधित्वात्मक
गतिविधि से होता है, विधि से होता है। ठीक है, संज्ञान का निर्माण संकेतों के द्वारा, इन सब के द्वारा होता है। संकेत, प्रतीक, प्रतिनिधात्मक गतिविधि, इन सब के द्वारा। जैसे बच्चे को इस वक्त अब ये समझ में आने लग जाता है कि उसको अगर माँ से बात करते करते ऐसे कहे तो इसका मतलब, इस बात का मतलब है चुप रहना। इस संकेत का मतलब, मम्मी ने ऐसे कह दिया, तो ये जो माँ का किया हुआ इशारा है, इस इशारे को वो समझ जाता है कि अब अपनी जजर कुटा होने वाला है, अपने कुटाई हो सकती है। तो मतलब इस तरह की चीजें, इस तरह की गतिविधियों के जरिए वो व्यक्ति चीजों को समझने लग जाता है। इस अवस्था की दो उप अवस्थाएं हैं साथियों, दो उप अवस्थाएं हैं इस अवस्था की। तो दो उप अवस्थाएं कौन सी हैं जो इस अवस्था में देखने को मिलती हैं? वो दो उप अवस्थाएं हैं, नंबर 1 प्राक संप्रत्ययात्मक अवस्था या अवधि कह दो, प्री कंसेप्चुअल पीरियड कहते हैं इसको। ये 2 से 4 वर्ष तक रहती है। और दूसरी इसकी उपावस्था है अंतर्दर्शी अवधि, इंट्यूजिटिव अवधि। ये अवधि रहती है साथियों 4 से 7 वर्ष तक। अब आइए एक एक करके इन अवस्थागत गतिविधियों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि इन अवस्था की गतिविधियों को समझें, मैं आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दृष्टिगत होने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, कुछ महत्वपूर्ण इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो परिसीमाएं हैं, कमियां हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो आप इसके बाद समझने जा रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं या उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया में जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मेक बिलीव प्ले। मेक BELIEVE मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले क्या है? मेक बिलीव प्ले एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 4 बरस तक का जब वो होता है तो प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधियों के जरिए अपने संज्ञान का विकास करता है। उसको पियाजे ने कहा मेक बिलीव प्ले। तो मेक बिलीव प्ले क्या है? प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधियों के द्वारा संज्ञान का विकास। प्रतिनिधित्वात्मक, रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटीज, इसको अंग्रेजी में कहूं तो मैं रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटीज, प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधियों द्वारा संज्ञान का विकास। अब ये प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि क्या है? सिंपल सी बात है, ये इस वक्त जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्या है? ये एक स्टेपलर है। ये क्या है? एक स्टेपलर है। लेकिन ये स्टेपलर आपके लिए है, ये स्टेपलर मेरे लिए है। एक 2 से 7 साल के बच्चे के लिए स्टेपलर नहीं है। एक 2 से 7 साल के बच्चे के लिए ये मोबाइल फोन है। हाँ, क्या है? मोबाइल फोन है। हर बच्चे के पास ऐसा कोई ना कोई एक उपकरण होता है। किसी के पास कोई कार्डबोर्ड का डब्बा होगा, किसी के पास कोई पेंसिल का टुकड़ा होगा, किसी के पास कोई प्लास्टिक का डब्बा होगा। इनको वो कुछ और ही मान लेता है और उसके जरिए अपने संज्ञान को बनाता है, उन प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधियों को करता है। जैसे एक बच्चे के लिए ये स्टेपलर नहीं है, ये उसके खिलौनों में रखा हुआ एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वो हमेशा मोबाइल फोन के रूप में करता है और इससे वो बात करता है। हेलो, हाँ पापा मेरो मन को लाग रहे हो, पापा मेरे लिए शाम के होना ना चीज ले रहा जो। बच्चे ऐसा करते हैं, किसी भी चीज के जरिए, किसी साबुन के डब्बे के जरिए या कुछ भी ऐसे कोई चीज होगी उसको मोबाइल फोन बना लेते हैं और उससे बात करते हैं। तो प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधियों के द्वारा बच्चे संज्ञान का विकास करते हैं। दूसरी स्टेज में बच्चे इसमें अपने
बड़े बुजुर्गों को, अपने अभिभावकों को भी ले लेते हैं। हाँ पापा, लो पापा चाचा से बात करो, चाचा जी लो बात करो पापा से। और आप भी फिर उस प्रक्रिया में उन बच्चों के हिस्सेदार बनते हो। हाँ भाई जी, हाँ थे गोली ले रहा जो टाबरताई बोल रहे, मैं बोल दियो थाला पापा ने, है कि ठीक है बेटा। तो अब ये क्या हो रहा है, इस तरह की गतिविधियों के जरिए बच्चा अपने संज्ञान का विकास करता है। और इसमें जो तीसरी स्टेज आती है, उसमें बच्चा सोशियो ड्रामेटिक गतिविधियां करता है, यानी सामाजिक रंगमंचीय गतिविधियां करता है। जैसे गुड्डे गुड्डी की शादी करवा देना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, टीचर टीचर खेलना। बच्चियां अक्सर इस तरह के गेम्स खेलती हैं कि मैं टीचर हूं, मैं मैडम हूं, है ना। इस तरह के जो गेम्स हैं, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, खेल के जरिए, नाटकीयता के जरिए, अनुकरण के जरिए बच्चा मेक बिलीव प्ले, मेक मतलब बिलीव, एक ऐसा प्ले जिसमें आप बिलीव कर रहे हो कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधियों के द्वारा संज्ञान का विकास। बच्चे, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, बच्चे काल्पनिक रूप से फोन का प्रयोग करते हैं। फोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काल्पनिक रूप से फोन का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, मेक बिलीव प्ले है। और इसके जरिए फिर धीरे धीरे जटिल गतिविधियां भी होती हैं जो सामाजिक रंगमंचीय गतिविधियों द्वारा होती है, सोशियो ड्रामेटिक प्लेज के द्वारा होती है। तो सोशियो ड्रामेटिक प्लेज के जरिए, ड्रामेटिक प्लेज के जरिए या एक्टिविटीज के जरिए जटिल रंगमंचीय गतिविधि करना, जैसे गुड्डे गुड्डी की शादी करवाना, क्लास की कोई ये गतिविधि कर लेना, एग्जाम में बैठना। तो इस तरह की चीज यहां पर सबसे पहले दिखती है। तो पहला शब्द तो क्या हमने पढ़ा, मेक बिलीव प्ले। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जो है अहम केंद्रवाद, और दूसरा है उसके बाद क्या है, जीववाद। यह भी इस अवस्था की विशेषता है, लेकिन इसको विशेषता नहीं, कमी ज्यादा कहा जाता है। अब ये अहम केंद्रवाद क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये अहम केंद्रवाद एक ऐसा गुण है जो एक मनुष्य के जीवन में एक बार नहीं बल्कि 2 बार आता है। एक बार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 6 वर्ष का, 2 से 7 वर्ष का जब वो होगा, और एक आता है किशोरावस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जब वो 12 से 18 वर्ष के बीच का होता है। इन दोनों अहम केंद्रवाद में एक बड़ा व्यापक डिफरेंस है, अंतर है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अहम केंद्रवाद है, वो क्या होता है, वो एक ऐसी विचार शक्ति के बारे में बताता है, यह चिंतन की एक ऐसी परिसीमा है, यह चिंतन की ऐसी परिसीमा है, परिसीमा मतलब लिमिटेशन, जहां बालक को लगता है कि उसके विचार सही हैं। सही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको यह तो लगता ही है कि उसके विचार सही हैं, बल्कि उसको साथ में यह भी लगता है कि बाकी दुनिया के विचार भी वही हैं। याद रखिए, किशोर अहम केंद्रवाद और पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व बाल्यावस्था के अहम केंद्रवाद में यही डिफरेंस है कि मेरे विचार सही हैं, मेरे ही विचार सही हैं, सामने वाले के विचार भी वही हैं। ये कौन सी अहम केंद्रवाद की बात हो रही है यहां पे, पूर्व बाल्यावस्था के। किशोरावस्था के अहम केंद्रवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे विचार सही हैं, मेरे ही विचार सही हैं, सामने वाला समझता ही नहीं है।
बस इतनी सी बात है, दोनों हेम केंद्रवाद का अंतर इतना सही है। तो यहां पर उसे साथ ही साथ लगता है कि बाकी लोगों के विचार भी वही हैं, बाकी लोगों के विचार भी वही हैं। ठीक है, ये उसे लगता है। पियाजे ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किया। इसे समझाने के लिए तीन पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम प्रयोग किया। तीन पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम प्रयोग किया। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किसने? जां पियाजे ने। अब ये क्या है 3 पर्वत समस्या या 3 माउंटेन प्रॉब्लम? आइए इसको एक वीडियो के जरिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो दिखाऊं, मैं आपको बता देता हूं सरल भाषा में कि 3 माउंटेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फॉरेन की वीडियो हो सकता है ना समझ में आए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो 3 माउंटेन प्रॉब्लम में मैं फिर एक स्टेपलर को लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये स्टेपलर इस वक्त मेरे दाएं हाथ में है, राइट हैंड में, लेकिन आपके कौन सी तरफ है? आप कहोगे कि साहब हमारे तो ये लेफ्ट साइड में है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कौन सी तरफ दिख रहा होगा? आप कहोगे कि साहब हमको तो ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन है मेरे कौन सी साइड में? दाएं साइड में। आप मेरे सामने हो तो आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपके। पियाजे ने 3 पर्वत समस्या में यही किया कि एक बच्चे को पूछा कि बताइए स्टेपलर तेरे कौन सी तरफ है? तो उसने कहा जी मेरे लेफ्ट साइड में है। तो उसने कहा तेरे लेफ्ट साइड में है तो मेरे कौन सी साइड में है? तो बच्चे ने कहा आपकी भी लेफ्ट साइड में है। तो इसके जरिए पियाजे ने कहा कि उसको लगता है जो मैं देख रहा हूं वो सही है और सामने वाले को भी वही लग रहा है। इस तरीके से पियाजे ने समझाने की कोशिश करी 3 माउंटेन प्रॉब्लम के जरिए। अब 3 माउंटेन प्रॉब्लम को एक अप्रोच के जरिए समझते हैं। आइए देखिए, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि इस बच्चे को 3 पर्वत दिखाए गए और उस बच्चे को कहा गया कि बेटा देख तू ये बता कि तुझे जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, उस जो चीज तुझे दिखाई दे रहा है उस चीज को इनमें से कौन सी फोटो के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि तू जो देख रहा है वो दृश्य इनमें से कौन सी तस्वीर में दिख रहा है। तो बच्चे ने कहा कि देखो मुझे सामने सफेद वो आइस वाला पर्वत दिख रहा है, लेफ्ट साइड में हरा पर्वत है, दाईं तरफ ब्राउन पर्वत है, तो ये मुझे दिख रहा है। पियाजे ने कहा ठीक है, अब ये बता कि ये जो डॉल है, ये डॉल भी तेरी जगह बैठ जाए तो इसको क्या दिखेगा? तो बच्चे ने कहा बिल्कुल इसको भी यही दिखेगा, इसको कुछ अलग थोड़ी दिखेगा। ये 3 पर्वत समस्या है। अब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं बेटा जी, इस डॉल को इधर बिठा देते हैं। अब इस डॉल को कौन सा पर्वत सामने दिख रहा है? अब इस डॉल को क्या चीजें वही दिखेगी क्या जैसी पहले दिख रही थी? तो ये बच्चा कहता है हां, अब भी इस डॉल को बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। ये देख लो, अब भी इस डॉल को बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा कि पहले दिख रहा था। तो इसका मतलब इस प्रयोग के जरिए, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए 3 पर्वत समस्या को या 3 माउंटेन टास्क को समझाने के लिए जां पियाजे ने प्रयोग किया। ये एक तरह का एक प्रारूप प्रयोग है जो हमें अंतर्जाल या इंटरनेट के द्वारा मिल गया। थैंक यू सो मच। आइए इसी परिसीमा के चलते एक और परिसीमा व्यालक में देखने को मिलती है, दृष्टिगत होती है, और उस परिसीमा को कहते हैं जीववाद। उस परिसीमा को क्या कहा जाता है? उस परिसीमा को कहा जाता है जीववाद, जहां बालक निर्जीव को सजीव समझने लग जाता है। एनिमिज्म, निर्जीव को सजीव समझने लग जाता है। 3 पर्वत समस्या, मुझे यकीन है कि आपने पहले पढ़ा होगा इस नाम को, लेकिन आज आपको यह क्लियर हो गया होगा कि 3 पर्वत समस्या में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब बच्चे निर्जीव चीजों को सजीव समझते हैं। आपने एक वो सर्फ एक्सेल का बड़ा जबरदस्त ऐड आया था, 2 भाई बहन जो हैं वो कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, बच्ची जो होती है वो कहीं कीचड़ में गिर जाती है, फिर रोने लग जाती है। बच्चा कहता, भाई कहता क्या हुआ? बोले इसने मेरे को गीला कर दिया या गंदा कर दिया। तो बच्चा भी खुद भी कीचड़ में धमाधम और खुद एकदम काला भूत सा हो जाता है, फिर बोलता है कि देख रो रहा है, वो माफी मांग रहा है।
अपन अक्सर घरों में भी ऐसा करते हैं, बच्चा अगर गिर जाता है तो अपन ऐसे है ना, जो दीवार होती है उसको पीटते हैं कि हैं हमारे बच्चे को मारा तूने, नालायक बदमाश दीवार, और बच्चा खुश होता है कि हाँ देखो दीवार को डांट दिया इन्होंने। तो बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझता है। ये देखो ये बच्ची अपनी गुड़िया को खाना खिला रही है, तो बालक निर्जीव को, बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। ठीक है, गुड़िया को खाना खिलाना या इस तरह का एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि मम्मी आज चांद उदास बैठा हुआ है। ये अगर बच्चा बात कर रहा है, अपने माँ को ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी अवस्था की विशेषता को बता रहा है, या कौन सी विशेषता है, तो जीववाद है, क्योंकि निर्जीव उनको सजीव प्रतीत होता है इस अवस्था में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की इस विशेषता को देखने के बाद हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक अन्य विशेषता देखते हैं, और वो है संरक्षण का अभाव। बालक में इस वक्त इनेबिलिटी टू कंजर्व होती है, उसके अंदर संरक्षण का अभाव देखा जाता है। लेकिन संरक्षण का अभाव जानने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि संरक्षण आखिर होता क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संरक्षण क्या होता है। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। कंजर्वेशन एक ऐसी CONSERVATION कंजर्वेशन एक ऐसी वैचारिक शक्ति जिस वैचारिक शक्ति के कारण व्यक्ति को यह समझ में आने लग जाए, शक्ति जिसके चलते बच्चे को यह समझ में आने लग जाए, कि बाहरी गुण के बदल जाने से, बाहरी गुण के बदलने से आंतरिक गुण पर प्रभाव नहीं पड़ता। आंतरिक गुण पर प्रभाव नहीं पड़ता। बाहरी गुण के बदल जाने से आंतरिक गुण पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये इस बच्चे को लगने लग जाए। अब इस अवस्था में तो कंजर्वेशन का अभाव है, तो यहां पर बच्चे को ऐसा नहीं लगता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कंजर्वेशन का अभाव होता है, तो याद रखना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है। अब ये संरक्षण का अभाव क्या है भाई? संरक्षण का अभाव कैसे कह सकते हो आप? इस अभाव को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर बराबर मात्रा का दूध या बराबर मात्रा का जूस एक लंबे गिलास में और एक चौड़े गिलास में, छोटे गिलास में रखा जाए, तो बच्चा कहेगा कि आपन तो भाई इसमें दूध पीना है, क्योंकि ये लंबा है गिलास, ये बड़ा गिलास है। बच्चा ये नहीं जानता कि गिलास के अंदर जो दूध है उसकी मात्रा तो दोनों में बराबर है। यही दूध अगर इसमें रख दिया जाए, उसको इवन यहां तक कि ऐसे भी किया जाए ना कि इस लंबे गिलास से निकाल के इसमें छोटे में डाल के दिया जाए, तो भी बच्चा कहेगा कि नहीं इसमें ज्यादा था, इसमें कम है दूध। तो इस तरह से आप समझ सकते हो संरक्षण को। संरक्षण को मैं एक बड़े सरल से प्रयोग से आपको समझाता हूं कि संरक्षण क्या है। एक बच्चे को जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है, उस बच्चे को एक सादा पन्ना दिखा के कहो कि भाई बेटे ये बता कि ये बड़ा पेपर है या इसमें ज्यादा कागज है, उसमें ज्यादा कागज था या इसमें ज्यादा कागज है, तो बच्चा बोलेगा उसमें ज्यादा कागज था।
इसमें कागज कम है, जबकि कागज तो दोनों में बराबर ही है, कागज तो दोनों में बराबर ही है। इसलिए इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। मैं देखो एक बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट से आपको यह बात बता रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। इस बेसिक तरीके से आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से पियाजे ने इस एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में संरक्षण का अभाव होता है। अब इसी संरक्षण के कारण इस बच्चे में इस अवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं।